खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी एक शासक के तौर पर सफल क्यों रहा? उसने उत्तर भारत से लेकर और दक्षिण भारत तक के भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। बहुत बड़ी उसकी सेना थी। जैसा फरिश्ता ये कहता है कि उसके पास में 5.25 लाख सैनिक थे। अब हो सकता है 5.25 लाख सैनिक हों, 6 लाख सैनिक हों। तो इतनी बड़ी संख्या में जो सेना थी, उस सेना को वेतन दिया जाता था, नियमित वेतन। मतलब ये परमानेंट सैनिक होते थे। दरअसल उस समय ये व्यवस्था हुआ करती थी कि अगर आप राजा हो तो आपके पास में जो सैनिक हैं वो परमानेंट नहीं होते थे। वो खेती भी कर रहे हैं, किसान का कार्य भी कर रहे हैं, और भी कुछ कार्य वो कर रहे हैं। और जब युद्ध लड़ने की जब आपको आवश्यकता होती थी, युद्ध लड़ा जाता था, तो इन लोगों को युद्ध में ले जाया जाता था। वहाँ पर जो लूट का माल होता था, पैसा होता था, उसका एक हिस्सा 70%, 60%, 50% जितना भी हो, एक हिस्सा इन सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो वहां से इन सैनिकों को रेवेन्यू मिला करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्था की थी उसमें स्थायी सैनिक की व्यवस्था कर ली थी और उनको नकद वेतन देने की व्यवस्था कर ली थी। मतलब जो सैनिक होते थे उनको सैलरी दी जाती थी। जैसे आज होता है कि अगर आप मिलिट्री ऑफिसर हैं या अगर आप एक सैनिक हैं तो आपको एक रेगुलर वेतन मिलता है, नियमित वेतन मिलता है, और आपका काम है सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए युद्ध लड़ना, देश के लिए अपनी सेवा देना। तो इसी प्रकार की व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। अब इतनी बड़ी सेना को उस समय वो कैसे वेतन देता था, उसके लिए रेवेन्यू कैसे जुटाता था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा, पूरा विषय क्लियर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी आखिर शासक के तौर पर इतना सफल क्यों रहा। मैं रमन भारद्वाज, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बार अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सामान्य परिचय ले लेते हैं और ये देखते हैं कि उसने जो जो अभियान चलाए तो कैसे उसने दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। फिर उसकी नीतियों पर हम आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। 1296 से और 1316 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था। ये भी हम जानते हैं कि उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। जब उसने अपने चाचा की हत्या की थी उस समय वो कड़ा माणिकपुर का सूबेदार था। कड़ा माणिकपुर जो वर्तमान में इलाहाबाद के निकट में आता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट, जिसको प्रयागराज हम कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो वो अपने आप को ये चाहता था कि मैं सिकंदर की भांति पूरी दुनिया पर राज करूं। इसीलिए अगर आप देखेंगे उसके सिक्के तो आपको सिकंदर सानी देखने को मिलेगा, मतलब दूसरा सिकंदर। लेकिन अपने दोस्त और दिल्ली का जो काजी था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर उसने पूरी दुनिया को जीतने का विचार त्याग कर पहले ये विचार किया कि पूरे भारत को कैसे जीता जाए, और भारत को जीतने से पहले भी राजपुताना की रियासतों को कैसे जीता जाए। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत इन अभियानों की शुरुआत की और एक एक करके न केवल राजस्थान तो वर्तमान है, पहले राजस्थान नहीं कहा जाता था, अलग अलग रियासतें होती थी जो अलग अलग देश कहलाती थी। तो वर्तमान जो राजस्थान है उनकी एक एक करके रियासतों को जीता और फिर दक्षिण भारत तक अपना अभियान चलाया। कुछ अभियान उसके आपके समक्ष में रखता हूं। जैसे 1299 में उसने गुजरात को जीता। गुजरात के शासक थे कर्ण वाघेला, उनको पराजित किया। कर्ण वाघेला की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और उससे अलाउद्दीन खिलजी ने जबरदस्ती विवाह किया। वहाँ के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और वो जो मूर्ति थी शिवलिंग की, उसके टुकड़े करके दिल्ली ले जाया गया ताकि पैरों तले उनको कुचलवाया जा सके। 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर जो वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आता है। यहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान को पराजित होना पड़ा, मतलब केसरिया किया योद्धाओं ने, और महिलाएं जो थी यहाँ पर उन्होंने जल जौहर कर लिया, मतलब पानी में डूबकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये दोनों घटनाएं शाका कहलाती हैं, मैं स्पष्ट कर चुका हूं पहले के वीडियोस में। 1303 में चित्तौड़ का शाका हुआ, मतलब चित्तौड़ को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे और रानी पद्मिनी के द्वारा उनके नेतृत्व में यहाँ पर महिलाओं ने जौहर किया। 1308 में शिवाणा का शाका हुआ। शिवाणा जो वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर में आता है, वहाँ के शासक थे शीतल देव, तो वहाँ का शाका हुआ। 1311 ईस्वी में जालोर का शाका हुआ। जालोर के शासक थे काहनड़ देव चौहान। 1305 ईस्वी में उसने मालवा को जीता।
अपने सेनापति ऐन उल मुल्क को भेजा था दक्षिण भारत की ओर जो उसने अभियान चलाए। तो एक बार थोड़ा सा मैं केवल बता रहा हूं ताकि आप ये देखें कैसे वो अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा है, फिर हम समझेंगे कि आखिर वो इतना सफल क्यों रहा। 1307 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। दक्षिण अभियान के लिए उसने मलिक काफूर को भेजा था, उसका जो सेनापति था। उसके सेनापतियों में मुख्य रूप से अलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, मलिक काफूर, ये उसके सेनापति थे, मुख्य सेनापति, और भी हैं इनके अतिरिक्त। तो 1307 ईस्वी में उसने देवगिरी पर मलिक काफूर के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, उसने देवगिरी पर हमला किया। देवगिरी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, और वहां के जो शासक थे रामचंद्र देव, उनको पराजित किया और रामचंद्र देव ने कर देना, टैक्स देना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। 1308 ईस्वी में वारंगल पर हमला किया। वारंगल जो वर्तमान में तेलंगाना में आता है, यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की, टैक्स देना शुरू किया। और बताया जाता है यहाँ से जब मलिक काफूर आया पैसा लूटकर, तो उस समय उसकी कीमत 10 करोड़ टका थी, और यहीं से वो विश्व प्रसिद्ध हीरा लेकर आया जिसको बाद में कोहिनूर कहा गया। एक किसी वीडियो में मैंने बात की थी बाबरनामा के आधार पर, जो बाबर ने खुद लिखा है, उसी हीरे के संबंध में, जिसको बाद में आगे चलकर कोहिनूर कहा गया था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आगे द्वार समुद्र पर हमला किया। द्वार समुद्र जो वर्तमान में कर्नाटका में आता है, यहाँ की राजधानी होयसल थी, और यहाँ के शासक थे वीर बल्लाल। वो बल्लाल नहीं जो बाहुबली पिक्चर में है, उसका नाम भी बल्लाल है। यहाँ के शासक भी बल्लाल थे, और उन्होंने भी अधीनता स्वीकार की और अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देना शुरू किया। इसके अलावा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, मतलब मलिक काफूर ने, तमिलनाडु के मदुरै पर हमला किया, जिसको मदुरई कहा जाता है, मंदिरों का शहर। और वहाँ पर एक द्वीप है, ये पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी, पांड्य वंश का यहाँ शासन हुआ करता था। तो मलिक काफूर जीता, और वहाँ पंबन द्वीप है। जैसा, अब मैं एक सोर्स बता देता हूँ, क्योंकि बिना सोर्स बताए लोगों को ये लगने लग जाता है, व्यूअर्स को, कि मैं अपने मन से ये बात बता रहा हूँ। यहाँ इस विषय के लिए सोर्स बताना जरूरी है। राजस्थान बोर्ड की किताब है, कक्षा 11 की, पहले चला करती थी, उसमें पेज नंबर 222 पर यह जानकारी दी गई है कि मलिक काफूर ने उस पंबन द्वीप को जीता। वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था, रामेश्वरम मंदिर, उसको तोड़ा गया, और तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसको अलाई मस्जिद कहा गया। तो ये सारे अभियान आपको समझ में आए, कैसे एक एक करके उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इतना सफल क्यों रहा? क्योंकि उसके पास में एक बहुत बड़ी सेना थी। फरिश्ता ने बताया उसके पास में 5.25 लाख सैनिक थे, मतलब 4,75,000 सैनिक। इसीलिए आप ये देख रहे हो कि एक साथ वो बहुत सारे मोर्चों पर लड़ रहा है। भले ही समय का भी थोड़ा बहुत अंतर हो, 1-2 साल का अंतर हो, उसकी सेना लगातार लड़ती जा रही है। अब एक ही सैनिक के बस में इतनी बातें नहीं होती कि वो लड़ता जाए। इसके लिए आपको बहुत सारे सैनिक चाहिए होते हैं कि कुछ सैनिकों को आप रेस्ट दो, विश्राम दो, दूसरे सैनिकों को भेज दो, फिर वो थक जाएं तो उनको आप रेस्ट दे दो, फिर बाकी सैनिकों को आप भेज दो। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार, और उन मंगोल आक्रमणों को भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंस किया था। तो इसके सक्सेस होने का पहला कारण तो यह है कि इसने उस समय सेना में एक तो नकद वेतन की शुरुआत की थी और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। एक एक करके बहुत सारे कारण है, मैं सारे गिनाऊंगा आपको। नकद वेतन और हुलिया प्रथा। नकद वेतन का मतलब यह है कि सेना में अगर आप सैनिक हो, अलाउद्दीन खिलजी के अगर आप सैनिक हो, तो आपको नकद वेतन, मतलब जैसे आज रुपए चलते हैं, तो यूं मान लो आपको महीने के 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने के दिए जाएंगे। जबकि बाकी शासकों में क्या व्यवस्था होती थी सैनिकों की, कि उनके पास में जो सेना होती थी, बाकी जो राजे रजवाड़े होते थे, उनके पास में जो सेना होती थी वो स्थायी नहीं होती थी। मतलब जो लोग कृषि कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं और दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, तो वो अपना काम करते रहेंगे। और जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय वो युद्ध लड़ने भी चले जाया करते थे, और वहां पर जो पैसा लूटा जाता था उसमें जो लूट का हिस्सा होता था वो उन सैनिकों को दिया जाता था। उनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन वो लूट का हिस्सा दे दिया जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय भी क्या होता था, इसने नकद वेतन तो शुरू किया कि आपको महीने के इतने रुपए या साल के इतने रुपए आपको मिलेंगे, टका दिया जाता था उस समय। उनमें भी अलग अलग श्रेणियां बना दी कि अगर आपके पास में 1 घोड़ा है तो आपको 234 टका दिया जाएगा, 2 घोड़े हैं तो आपको 300 कुछ टका आपको दिया जाएगा।
तो इससे क्या फायदा होगा कि जो सैनिक है अब उसके पास में केवल एक ही काम है, अपने राजा के लिए, अपने राजा के राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ना। अच्छे तरीके से वो ट्रेनिंग ले सकता है। अब उसको एक ही जगह फोकस करना है कि मेरा काम युद्ध लड़ना है, मैं सैनिक हूं। अब ये नहीं कि मैं युद्ध के टाइम तो युद्ध लड़ने चला जाऊं और बाकी काम मैं खेती कर लूं। अब वो केवल उसका काम था युद्ध लड़ना। अब इतना पैसा उनको नकद दिया जाता था। इसके अलावा इन सैनिकों की भर्ती सैन्य मंत्री के द्वारा की जाती थी। अब सैन्य मंत्री जो भर्ती करता था तो उसकी योग्यता के हिसाब से भर्ती करता था, और योग्य लोगों को जब भर्ती किया जाता था तो उनको पदोन्नति देने का काम खुद अलाउद्दीन खिलजी करता था। मतलब ये जो अधिकार था, ये सुल्तान का अधिकार था कि वो इन सैनिकों को पदोन्नति दे, जबकि भर्ती सैन्य मंत्री किया करता था। तो भर्ती के समय योग्यता देखी जाती थी। अब साथ ही साथ क्या होता था, सल्तनत काल में हम देखते हैं कि सेना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया ताकि सेना को मजबूत किया जा सके। क्या होता था कि मान लो अगर आप कोई अधिकारी हो, कहीं के सूबेदार हो, और आपके अधीन टोटल 100 सैनिक हैं। आप क्या करोगे, राजा को यह बताओगे साहब मेरे पास में 500 सैनिक हैं। अब राजा आपको 500 सैनिकों का वेतन देगा। भाई नकद वेतन की शुरुआत की तो वो वेतन देगा 500 सैनिकों का। 100 सैनिक आपके पास में, तो आपने 100 सैनिकों को तो वेतन बांट दिया। बाकी 400 सैनिकों का वेतन सीधे आपके पेट में जाता था, आपकी जेब में जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा शुरुआत की, हुलिया प्रथा। मतलब हर सैनिक की एक आइडेंटिटी बनाकर रखी जाएगी। जैसे आज होता है ना, एक कार्ड होता है, या एक आप यूं मान लो कि हर नागरिक की एक आइडेंटिटी है, आधार कार्ड दिया हुआ है, इससे पता लग जाता है कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति यही है। तो उस समय तो ऐसा था नहीं कि कैमरे से आप फोटो खींच लो, हुलिया बनाया जाता था, कागज पर उस सैनिक का चित्र बनाकर रखा जाता था। तो इससे ये रिकॉर्ड में हो जाता था, प्रूफ में हो जाता था कि एक व्यक्ति के पास में इतने ही सैनिक हैं, या टोटल इतने हजारों की संख्या में सैनिक है, लाखों की संख्या में सैनिक। अब आप सोचो, अगर फरिश्ता के अनुसार 5.25 लाख सैनिक थे, तो 5.25 लाख सैनिकों का रिकॉर्ड अलाउद्दीन खिलजी के पास में था। उस समय यह व्यवस्था उसने कर दी थी। साथ ही साथ सेना में उसने और क्या बदलाव किए, और क्या सुधार किए उसने, कि उस समय अच्छी नस्ल के जो घोड़े हैं, इनको बेकार नस्ल के घोड़ों से बदल दिया जाता था। आपके पास में अच्छी नस्ल का घोड़ा है, आप क्या करोगे, अगर आप सैनिक या सैनिक अधिकारी हो, सैन्य अधिकारी, तो अच्छी नस्ल के घोड़े को बेच दोगे, वो अच्छी कीमत में जाता था, और उसकी जगह कम बेकार जो नस्ल के घोड़े हैं वो रख लिए जाते थे। अब जब कभी युद्ध होता था तो युद्ध में ये घोड़े बड़े काम के होते थे। पता चल रहा है जो तुर्की घोड़ा था वो बहुत लंबे समय तक दौड़ सकता था, संघर्ष कर सकता था। ऐसे में जो दूसरी नस्ल का घोड़ा रख लिया वो युद्ध भूमि में इतना काम ही नहीं आया, लड़ ही नहीं पाया। तो इन घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की गई। दागने का मतलब जैसे लोहा गर्म करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जानवरों पर गर्म करके लोहा और एक निशान बना दिया जाता था। अकबर के समय में भी ये चीज थी। तो इसको दागने की प्रथा कही जाती थी, जिससे इन घोड़ों की अदला बदली नहीं की जा सकती थी। तो एक तो सैनिकों को स्थायी सेना रखना, नकद वेतन देना, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये उसने सुधार किए। अब एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है, इतने बड़े सैनिक, इतनी बड़ी जो सेना थी, इसको पैसा कैसे दिया जाता था, ये रेवेन्यू कहां से आता था? तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए थे, क्योंकि सेना का खर्चा तो अब उठाना है ना। अगर आपको महीने की महीने सैनिकों को तनख्वाह देनी है तो पैसा तो आना चाहिए ना राज्य के पास में। तो उसने क्या चेंजेस किए, क्या सुधार किए? एक तो वो जमीनें जो उससे पहले के सुल्तानों ने, उस समय के जो प्रभावी लोग थे जिनको अमीर कहा जाता था, मतलब जो बड़े अधिकारी होते थे, जो दरबारी होते थे, उनको गिफ्ट में जो जमीनें दी हुई थी, जो जागीरें दी हुई थी, ये बहुत सारी जमीनें जो गिफ्ट में दी हुई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली और इन जमीनों को खालसा घोषित कर दिया। मतलब अब सीधे उसका राजा का ही उन जमीनों पर नियंत्रण है। इसके अलावा भूमि की वापस से पैमाइश करवाई। पैमाइश मतलब नाप जोख उसने वापस कराई, और लगान की दरें उसने बढ़ा दी। भाई नाप जोख हो गई, इसका मतलब अब उसके पास टोटल उसके राज्य में कितनी जमीन है, इसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास में है। और रेवेन्यू, उसने जो टैक्स की, लगान की जो दरें हैं वो बढ़ा दी, कि उपज का जो हिस्सा होगा, किसान जितना पैदा करेगा उसका 50%, मतलब आधा जो है वो लगान के तौर पर राजा को देगा। जमीन की पैमाइश कराई तो एग्जैक्ट डाटा उसके पास में है। जो जमीनें उसने दी हुई थी अमीरों को वो वापस ले ली, तो जमीन बढ़ गई। जमीन बढ़ गई, वहां जो जो किसान वहां खेती कर रहा है,
अब उसका प्रॉपर जो है रेवेन्यू, जो लगान के जो उपज है, वो राजा के पास में आने लग गया। तो ये सुधार करने से उसका रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि अब बीच में लीकेजेस के कोई चांस ही नहीं है, भ्रष्टाचार के यहाँ कोई चांस ही नहीं है। बहुत कड़े उसने नियम बनाए। दूसरा क्या था, लूट का माल का जो बंटवारा होता था, कि जहां जहां सेना लड़ने के लिए जा रही है तो वहां लूटा जाता था, खसोटा जाता था, पैसा लूट लिया जाता था और वो सैनिक बांट लेते थे। पहले क्या था, सैनिक लगभग 70-80% हिस्सा आपस में बांट लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नियम किया कि अब से सैनिकों के बीच में केवल 1/4 हिस्सा ही बांटा जाएगा। मतलब 25% सैनिकों को मिलेगा और 75% राजा का। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि अगर 100 रुपए लूट के आए हैं तो सैनिकों के बीच में 25 रुपए बटेंगे और बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 75 रुपया जो है वो राजा अपने पास में रख लेगा। तो रेवेन्यू एक तो उसने कहां से बढ़ाया, जमीन की पैमाइश करके। किसानों की उपज का जो हिस्सा था उसका आधा हिस्सा ले लिया लगान के तौर पर। इसके अलावा लूट का जो हिस्सा आता था उसमें 75% अपनी हिस्सेदारी कर ली। साथ ही साथ क्या होता था कि जहां राजा की खुद की राजधानी होती थी वहां पर जो बाजार लगते थे उन बाजारों में भी भ्रष्टाचार होता था। और भ्रष्टाचार की वजह से आवश्यक जो वस्तुएं होती थी, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, खाने पीने के जो सामान हैं या दैनिक जरूरतों के जो सामान हैं, उनके मूल्य बढ़ जाते थे। मूल्य बढ़ने की वजह से वहां के जो लोग हैं उनमें असंतुष्टि हो जाती थी और राजा के प्रति वो विद्रोह करना शुरू कर देते थे, राजा का विरोध करना शुरू कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम फिक्स होंगे। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर एक चार्ट लगाकर रखेगा, एक रेट लिस्ट लगाकर रखेगा और उसमें सारी वस्तुओं के जो भाव हैं कि चीनी इतने रुपए किलो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आलू इतने रुपए किलो, हालांकि रुपए नहीं होता था उस समय, टका होता था, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। इसके अलावा चावल, चीनी, तेल जो भी है इन सब का इतना मूल्य होगा। साथ ही साथ उसने इनको बहुत कड़ाई से लागू किया। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे एक था शहना ए मंडी, जो मंडी का अध्यक्ष होता था उसको शहना ए मंडी कहा जाता था। वो ध्यान रखता था इन चीजों पर कि इन नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही। और पद किया उसने दीवान रियासत, जो सारे इस मंडियों पर, वस्त्र मंडी हो या पूरा जो क्षेत्र हो जहां व्यापार होता था उस पर नजर रखता था। इसके अलावा उसका गुप्तचर विभाग बड़ा कड़क था, बड़ा मजबूत था। उसके गुप्तचर कई जगह फैले होते थे जो ध्यान रखते थे इस चीज पर। वो खुद भी भेष बदलकर बाजार में चला जाया करता था और सामान तुला कर लाता था कि भैया चीनी देना दिखा, 1 किलो 2 किलो जो भी होती थी उस समय यूनिट। तो चीनी वो लाता था, शेरमन चला करता था हालांकि पहले, और उस चीनी को फिर तोला जाता था। अगर वो चीनी दुकानदार ने कम तोल कर दी है, मतलब अगर कोई सामान कम तोल कर दिया है तो जितना कम तोल कर दिया है उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। जैसे आप 1 किलो चीनी लाए और दुकानदार ने आपको घपलत करके 800 ग्राम ही चीनी दी, तो 200 ग्राम अगर कम दी तो राजा के द्वारा सैनिकों को भेजा जाता था। वो सैनिक 200 ग्राम जो है उसका मांस काट लिया करते थे। तो ये उस समय बड़ा आश्चर्य है, जैसा बर्नी भी कहता है। बर्नी की एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, और उसमें हमको अलाउद्दीन खिलजी की इस मूल्य नियंत्रण और बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी ने यह कहा है कि उस समय के दौर में मूल्य नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं का जो ये मूल्य नियंत्रण है, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक इतिहासकार और एल्फिंस्टन, तो एल्फिंस्टन ने तो ये कहा, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियम बनाए थे बहुत मूर्खतापूर्ण नियम थे, लेकिन फिर भी वो सफल रहा। उसने क्रूरता के बल पर, कठोर नियमों के बल पर इन नियमों को लागू किया और वो एक सफल शासक रहा। डीवी स्मिथ तो ये कहते हैं कि वो एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। इन सारे सुधारों के अतिरिक्त उसने एक व्यवस्था और की जिससे उसकी स्वीकार्यता बढ़ी, आम लोगों में भी स्वीकार्यता बढ़ी और सैनिकों में भी स्वीकार्यता बढ़ी। उसने क्या किया, अपने आप को अल्लाह के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया। एक सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत। हालांकि बलबन ने भी ये राजत्व का सिद्धांत दिया था और उसके द्वारा भी ये कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि राजा जो होता है वो धरती पर ईश्वर का, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि है। इसीलिए उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, उससे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। उसने जो निर्णय कर दिया उसका निर्णय मान्य है, उसके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता और राजा क्रूर हो सकता है। अब सबसे पहली बात, जब उसने ये नियम पेश किया कि राजा धरती पर अल्लाह का ही प्रतिनिधि है, तो ऐसी स्थिति में जो स्वयं अल्लाह का प्रतिनिधि है, आम जनता में, जो उस समय की मुस्लिम जनता थी, वही मेजॉरिटी में थी राजधानी में, तो और राजधानी में ही डर होता था कि किसी तरह का विद्रोह ना हो जाए।
तो वहां की जो मेजॉरिटी वाली मुस्लिम जनता थी उसमें राजा की मतलब अलाउद्दीन खिलजी की स्वीकार्यता बढ़ गई। इसके अतिरिक्त जब सैनिक लड़ने जाते थे तो सैनिकों के मन में भी ये भाव रहता होगा कि हमारा जो राजा है वो खुद अल्लाह का प्रतिनिधि है, तो उन सैनिकों में भी उसके प्रति स्वीकार्यता बढ़ती होगी। खैर, ये सारे एक एक करके जितने भी पॉइंट्स थे, उम्मीद है ये सारा समझने के बाद आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी शासक के तौर पर सफल क्यों रहा, उसके कौन कौन से नियम, कौन कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से वो सफल शासक रहा। जय हिंद।